नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारी आज की खास पेशकश। एक जबरदस्त पॉलिटिकल डिबेट आपके सामने बस थोड़ी देर में शुरू होगा। उससे पहले आपको बता दें आज का सब्जेक्ट हमारा क्या है। बिहार में चुनाव हो रहा है तो राजनीति भी बिहार के इर्द गिर्द ही हो रही है। राहुल गांधी का एक बयान बड़ा चर्चा में है। कल उन्होंने दिल्ली में एक अपने पार्टी के ओबीसी प्रोग्राम में ये कहा कि मैं अपनी 21 वर्ष की चुनावी राजनीति के अंदर ये नहीं समझ पाया कि ओबीसी समाज की परेशानियां क्या हैं। अगर मुझे ये पहले पता चल जाता या मैं पहले समझ जाता तो ये जो जाति जनगणना का काम है ये मैंने पहले ही करा दिया होता। मतलब पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो खुद ही कह रहे हैं कि उसमें उनकी इतनी चलती थी कि वो तभी करा लेते इस काम को। लेकिन अब इसके बाद से एक सवाल तो खड़ा हुआ कि देश में सबसे बड़ा ओबीसी नेता कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी, बिहार में आइए तो लालू यादव ओबीसी हैं, चिराग पासवान शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तेजस्वी यादव ओबीसी हैं, तो इस जो नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और सारी लड़ाई घूम फिर के बिहार के चुनाव की ये पिछड़े वर्ग के इर्द गिर्द ही आएगी, जो बिहार की पॉपुलेशन में 60-63% के करीब है। अब इसमें एक सवाल और बाकी रह गया। वो सवाल ये कि क्या विपक्ष को ये लगता है कि इस चुनाव का पर्चा पहले से आउट है। आप तेजस्वी यादव की बातों पर जरा सा गौर कीजिए। वो क्या कहते हैं कि अगर ऐसा ही चुनाव कराना है तो एक्सटेंशन दे दो इसी सरकार को, क्या जरूरत है, जनता का पैसा खर्च करोगे, करोड़ों रुपए में चुनाव कराओगे, ऐसे ही कह दीजिए कि यही सरकार आगे भी चलती रहे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो नंबर आ रहे हैं 50 लाख 60 लाख नाम काटे जाएंगे वोटर लिस्ट से, ये सीधे सीधे चुन चुनकर विपक्ष के वोटरों को वोटिंग लिस्ट से बाहर करने की एक साजिश है जो बीजेपी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके कर रही है। तो क्या वाकई में विपक्ष कन्विंस्ड है इस बात से कि ये सारी एक्सरसाइज सिर्फ उसके वोट को नुकसान पहुंचाने के लिए है? और ये जो बॉयकॉट की कॉल की बात बीच बीच में आती है कि चुनाव बॉयकॉट कर देगा विपक्ष, क्या इसमें कोई सच्चाई है? इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आप इंडिया टीवी पर देखिए आज का ये वीकेंड धमाका पॉलिटिकल शो। उससे पहले आपको 3 बयान दिखा रहा हूं। राहुल गांधी का ओबीसी पर दिया गया स्टेटमेंट, उनको जवाब दिया है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी की ही बात पर। और तीसरा तेजस्वी यादव को आप सुनिएगा, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं इस वोटर लिस्ट रिवीजन की एक्सरसाइज पर और इस चुनाव को बॉयकॉट करने के सवाल पर। मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। राहुल जी बहुत देर से समझ पाते हैं। पहले उन्होंने आपातकाल के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने सिख दंगों के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने ओबीसी से माफी मांगी। ओबीसी के लिए किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस बताए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला था। ओबीसी के कल्याण के हर संभव कदम को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया। सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। तो आपने नेताओं की बात सुनी और अब जरा स्टूडियो में मौजूद नेताओं का स्वागत करते हैं, फिर उनकी बात सुनते हैं। शिवम त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत शिवम जी आपका। सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू से हमारे साथ हैं, सत्यप्रकाश जी बहुत स्वागत आपका। कंचना यादव जी आरजेडी की प्रवक्ता स्टूडियो में, तेज तर्रार प्रवक्ता कंचना जी बहुत स्वागत आपका भी। शादाब चौहान जी हमारे साथ AIMIM पार्टी से हैं, ओवैसी साहब की पार्टी से हैं। और मोहम्मद फैज खान साहब हमारे साथ एक पॉलिटिकल कमेंटेटर की हैसियत से हैं। खान साहब आपका बहुत स्वागत है।
अब ये डेटा तो खैर मैंने आपको मोटा मोटा बता ही दिया था। अगर आप 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना के आंकड़े छापे थे, उसमें अगर आप देख लें तो ओबीसी 27% से ज्यादा, ईबीसी 36% से ज्यादा, तो ये 63% हो जाता है। तो राहुल गांधी की चिंता पूरे देश के ओबीसी समाज के लिए कितनी बड़ी है और बिहार चुनाव के लिए फोकस्ड वो कितना ओबीसी समाज के लिए बात कर रहे थे, ये भी एक विचार हो सकता है। लेकिन ये बताएं कि उनको लगता है शिवम जी कि वो पहले नहीं समझ पाए, अब समझ गए हैं और अब ओबीसी के साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे। तो बिहार का ओबीसी भी सुन रहा है ना। आमतौर पर जीवन में लोगों का साबुन इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए कि समझते समझते 60 साल हो जाए और उसके बाद आपको समझ में आए। पहले समझ में आता तो बेहतर रहता, मुझे लगता है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज भी कुछ बेहतर करेंगे वैसा आवश्यक नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, ओबीसी को लेकर इन्होंने आज तक किया क्या है अलावा उनके नुकसान के? चाहे वो संवैधानिक दर्जे का विषय हो, वो हमने दिया, चाहे वो नीट परीक्षा में उनके आरक्षण का विषय रहा हो, वो हमने इंश्योर किया। और ओबीसी को लेकर तो खासतौर पर कांग्रेस में जो एक नफरत रही है पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर, मैं मानता हूं दुनिया भर का जो कम्युनिकेशन जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब को लेकर है वो भी इस देश में है। और इसके अलावा अगर खासतौर पर मैं बात करूं तो किस तरीके से नेहरू जी ने कहा कि भाई उनको जो है, जो पिछड़े वर्ग से जो लोग आते हैं उनकी समझ को लेकर और न जाने क्या क्या सवाल उठाए। लेकिन विषय उतना नहीं है। आप चुनाव आते हैं तो आपको ओबीसी याद आ जाते हैं। रेवंत रेड्डी कौन है? मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला था ना भाई, कौन है रेवंत रेड्डी बताइए? सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन है? मौका मिलता है तब तो बनाते नहीं है, लेकिन फिर बाद में कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं हमें तो ओबीसी का बड़ा ख्याल है। दरअसल साफ बात यही है कि बिहार के चुनाव को देखते हुए उनको लगता है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। आप ये पॉलिटिकल टूरिज्म करने थोड़े दिन के लिए जाते हो, फिर उसके बाद वापस आ जाते हो, फिर देश से गायब हो जाते हो। ये चलने वाला नहीं है और कामयाब भी नहीं है। तो कंचना जी हमें बताइए, कौन है बड़ा ओबीसी नेता? भाई देश का प्रधानमंत्री भी ओबीसी, बिहार का मुख्यमंत्री भी ओबीसी, ओबीसी माफ कीजिएगा, ओबीसी बार बार निकल रहा है शादाब साहब को देख करके, और लालू जी ओबीसी। देखिए, जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो सिर्फ एक कम्युनिटी का वोट लेकर वो नहीं बनता है, या आप यह भी जानते हो। तो सबसे बड़ा ओबीसी नेता कौन, इससे ज्यादा जरूरी है कि सबसे ज्यादा ओबीसी के लिए काम किसने किया है, यह प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात कि हाँ, हम भी मानते हैं, हमेशा सोशलिस्ट पार्टियां ये मानती रही हैं कि कांग्रेस को जो जो करना चाहिए था वो उस समय नहीं की। हमने इसका विरोध भी किया, चाहे वो काका कालेलकर हो, चाहे वो मंडल कमीशन हो, लेकिन जब जब हमें मौका मिला हमने उसको लागू किया। आप बहुत सीना तान रहे हो कि हमने यह कर दिया। मंडल कमीशन आया था, हमने लागू किया एक रिकमेंडेशन। हमने जब मंडल कमीशन लागू किया, कमंडल यात्रा इन्होंने निकाला, सरकार इन्होंने गिराई। कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया, सरकार इन्होंने गिराई। और दूसरी बार जो आरक्षण दिया गया यूपीए 2 की सरकार में दिया गया। माफ करिएगा, आपका एक बार भी योगदान कोई नहीं है और ओबीसी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। कोई बताइए ना कितना इन्होंने, आज भी बाकी है रिकमेंडेशन लागू कर दे। अगर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े नेता हैं ओबीसी के, हमने बार बार मांग की है, 2 काम करिए आप। पहला, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू कर दीजिए। दूसरा, महिला आरक्षण बिल जो 2029 तक आपने लटकाया है, कोटा विदिन कोटा करके ओबीसी महिलाओं को कोटा दे दीजिए। नहीं करेंगे, इसलिए हमेशा आप कौन से नेता हो जज किया जाएगा आपके काम के आधार पर, नीतीश जी ने भी कुछ नहीं किया ओबीसी के लिए, नीतीश कुमार ने भी कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने जो किया, नीतीश कुमार जी को उसका फल मिला। सत्ता में रहे 5 से 25, एक बहुत लंबा समय होता है। अभी नीतीश कुमार जी कहां हैं? अभी आज ही एक लड़की का बलात्कार हुआ बिहार में, गया में, होमगार्ड के लिए अभ्यर्थी थी, वो गई हुई थी और उसका गैंग रेप हुआ। क्या नीतीश कुमार जी का आपने कोई बयान सुना? क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी है मुख्यमंत्री के साथ, तो उनकी जवाबदेही तो तय होगी ना कि आप मुखिया हैं। एक पूरे प्रदेश के बार बार गैंग रेप हो रहा है, बार बार हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है। कैग की रिपोर्ट में आया 71,000 करोड़ का घोटाला हो गया। मुख्यमंत्री जी कहां हैं? आज पूरा प्रदेश पूछ रहा है उनसे। ये सारे आपने जो सवाल उठाए गंभीर किया, सवाल है। सीएजी की रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई, सबने पढ़ी है। ये आप जो आज का कांड बता रही हैं, ये लड़की के साथ जो हुआ, वो भी सबको मालूम है। क्योंकि विषय आज ओबीसी और राजनीति से जुड़ा हुआ है। आपने इतना माना नीतीश जी ने जो किया उसका उनको फल मिल गया, अब बहुत हो गया, लेकिन इसके बाद नहीं। क्योंकि नीतीश जी ने, यस मैंने वही कहा, और इससे हमने कभी डिनाई नहीं किया। नीतीश जी ने जो किया उनका फल मिला, लेकिन अब नहीं संभल रहा है। आपकी तारीफ तो हो रही है, कम से कम नहीं रहा, आप छोड़ दीजिए। आरजेडी की प्रवक्ता ये तो कह रही है नीतीश जी ने काम किया पिछड़ों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई में 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार थी 79 में, उस समय मोरारजी देसाई साहब ने, जो प्रधानमंत्री थे, मंडल कमीशन बनाया कि इस देश के ओबीसी समाज के बारे में स्टडी करिए कि वो पिछड़े हैं, उनके विकास के लिए क्या किया जाए। 1980 दिसंबर में वो रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उसके बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने।
10 साल तक उस पूरे मसौदे के पूरे मसले पर बैठे रहे इस देश का ओबीसी 10 साल आगे बढ़ चुका होता अगर उस फाइल को 1981 में पारित कर दिया गया होता। कांग्रेस से यह सवाल इतिहास तो पूछता ही है, वर्तमान पूछेगा कि ऐसी क्या वजह थी कि ओबीसी आरक्षण का बिल जब आया सदन में, विश्वनाथ प्रताप सिंह और भारतीय जनता पार्टी दोनों सरकार में थे, हमारे नेता नीतीश कुमार उसमें जनता दल के सांसद थे, लालू प्रसाद यादव जी सदन में नहीं थे, बिहार में थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उस पर वोट तो किया 27% आरक्षण देने पर नौकरी में, कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया? और राजीव गांधी जी का जो बयान है सदन में वो आरक्षण के खिलाफ है। उन्हीं के सुपुत्र हैं राहुल गांधी जी। ये अब कहते हैं कि मुझसे एक ना समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई। 1970 में जन्मे हैं ये, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े हैं ये, 2004 से सांसद हैं ये, 20 साल से सदन में हैं। अब इनको ओबीसी कहां से दिख रहा है मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि अब ओबीसी समाज इस देश को चला रहा है तो उनको लगता है इनके थाली से रोटी हड़पो और फिर मैं चलाऊंगा इस देश। चलिए छोड़िए राहुल गांधी जी, लालू जी भी तो ओबीसी है। मैं आ रहा था उसी पे। आप समझिए जो बिहार में समाजवाद का आंदोलन पैदा लिया उसमें बिहार में सबसे पहले ओबीसी समाज का लोग मुख्यमंत्री बना। कर्पूरी ठाकुर का जो मॉडल था वही मॉडल नीतीश जी का उससे बढ़कर मॉडल है विकास का। ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता जिन्होंने इस देश की धरातल पर हाशिए पर पड़े लोगों को आगे बढ़ने का मॉडल दिया, उस कर्पूरी ठाकुर को ओबीसी समाज से जन्मे व्यक्ति को भारत रत्न ओबीसी समाज के लीडर ने दिया। अब राहुल गांधी को समझ में आ रहा है इस थाली से रोटी छीनो नहीं तो हम सत्ता से चले जाएंगे। राहुल गांधी जी को ओबीसी प्यार हुआ है बहुत नया नया। बहुत थैंक यू राहुल जी, आपको प्रेम हुआ है ओबीसी से, लेकिन ओबीसी प्रेम नहीं करता आपसे, क्योंकि आपने और आपकी पार्टी ने 10 साल उस फाइल को आखिर क्यों दबा के रखा? मैं चाह रहा हूं आरजेडी पर भी आप कुछ कमेंट करें। एक पॉइंट मेरा एक प्रश्न और है कि जब ओबीसी समाज के कोई व्यक्ति सदन में उपराष्ट्रपति के लिए खड़े हुए, क्या राहुल गांधी जी की पार्टी ने वोट किया? जब आदिवासी समाज की महिला खड़ी हुई, क्या राहुल गांधी जी की पार्टी ने उनको वोट किया? क्या जब मुस्लिम समाज के लोग अब एपीजे कलाम खड़े हुए थे, क्या राहुल गांधी जी की पार्टी ने वोट किया था? कांग्रेस पार्टी का इस देश के हाशिए पर पड़े समाज से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। परिवारवाद कूट कूट के सिर्फ राहुल जी तक नहीं भरा, यूपीए सरकार में नीचे तक भरा है। जाति जनगणना कराने के पीछे जो क्रेडिट दिया जाता है, बात सुन लीजिएगा, वो दिया जाता है उस वक्त कांग्रेस के साथियों को, लालू यादव को, मुलायम सिंह यादव को। जाति जनगणना हुई थी 2011 में। सौरभ जी अगर थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो जातिगत जनगणना हो इस देश में, यह पहला बयान नीतीश कुमार जी का संसद के अंदर 1994 में है कि जातिगत जनगणना कराइए, इस देश की असली हालत को पता करिए कि किस जाति की कितनी गणना है और क्या। तो 98 से 2004 तक आप करा लेते, आप साथी थे। आ रहा था उस पॉइंट पे। 94 में वो बात उठा रहे, सरकार नहीं बनी, जब उनकी सरकार बनी जातिगत सर्वे कराया। कांग्रेस ने कर्नाटक में जातिगत सर्वे कराया। अरे आप कैसे गोल पोस्ट बदलते हैं? अभी केंद्र की बात हो रही है। नहीं कांग्रेस अच्छा एक चीज बताइए, करा के रखा है वो दे दीजिए। मैंने कहा यूपीए के सहयोगियों ने करा लिया। नहीं, यूपीए के सहयोगियों ने नहीं कराया। नीतीश जी वाजपेयी सरकार में सहयोगी थे, आपने क्यों नहीं कराया? नीतीश एक कमेंट आपका, फिर मैं बाकी दो मेहमानों के पास। प्लीज प्लीज एक लाइन है, प्लीज एक लाइन है, एक ही लाइन। चलिए ले लीजिए। हाँ आप बोलिए। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, वो जो 2011 में सर्वे होता है उसका डेटा कुछ हो तो आपके पास दे दीजिए। आप है क्या आपके पास? वो सर्वे ही ऐसा कराया गया कि उसका डेटा ही कभी जारी नहीं हुआ। कोई तो काम पूरा कर ले, जीवन में कोई काम कांग्रेसी पूरा कर ही नहीं सकते। 2011 में जो सर्वे इन्होंने कराया उसका डेटा आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। कर्नाटक वाला इन्होंने कहा कि उसमें प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारी डेटा कलेक्शन हुई है उसमें कोई ना कोई दिक्कत रही, हम फिर से लेकर आएंगे। जब सरकार में रहते हैं तब कुछ करते नहीं है, तब कहीं कोई किसी तरह की बात नहीं करते, तब किसी तरह की बात नहीं करते, तब कहते हैं कि नहीं हम ओबीसी को हक देंगे। अब विपक्ष में पहुंच गए तो इनको बड़ी चिंता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ कुर्सी की चिंता है, परिवार की चिंता है, और वही वजह। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कंचना जी कहती नहीं ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि उनको हक मिल गया। मतलब ओबीसी के नाम पे रहेंगे सिर्फ तेजस्वी यादव, लालू यादव ही, और कोई ओबीसी ही नहीं है पूरे बिहार में। लेकिन कहते हैं कि नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक ही परिवार के 20-20 लोग सिर्फ वही ओबीसी है क्या? और कोई ओबीसी नहीं है क्या? कोई और अध्यक्ष नहीं बन सकता क्या? क्यों नहीं बन सकता भाई? अच्छा जवाब दीजिएगा। दो मेहमान एक बार चर्चा में परिवारवाद का एजेंडा। शादाब से मैं पूछना चाहता हूं, ये ओबीसी की डिबेट जो है
वोट के लिए है ना। क्यों कोट करते हो? लोग अभी बैठे तेजस्वी हैं। यादव ने कहा कि भाई इस एसआईआर की एक्सरसाइज के बाद चुनाव का ही कोई मतलब नहीं रह गया। आपको भी ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर लगता है कि जो कुछ इसमें हो रहा है वो केवल विपक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए है, और वो जो बॉयकॉट की कॉल दे रहे हैं, क्या आप लोग भी इस पर विचार करेंगे? देखिए, जब एसआईआर डिक्लेयर किया गया, उसका टाइम पीरियड रखा गया और उसमें डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट आई, उसके तुरंत बाद बैरिस्टर ओवैसी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा। उसके बाद हमारे डेलीगेशन ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाकर के मुलाकात किया और अपने जितने भी कंसिडरेशन थे सबको रखा। हमारे ऑब्जेक्शंस ये थे, हमें एसआईआर से आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये अधिकार है, लेकिन उस अधिकार का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से हमें समस्या थी। 25 दिन के अंदर एक तुगलकी फरमान जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं कोसी रिवर जो है अबाउट डेंजर लेवल जा रही है। इस जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है सीमांचल में और पूरे लगे हुए इलाकों में क्या किया, कुछ जगह डॉक्यूमेंट को माना गया, कुछ जगह नहीं माना गया। आप बोल रहे हैं 35 लाख लोग जा चुके हैं बिहार से। आप कैसा डिसाइड करेंगे कि जो बिहार में नहीं है वो दोबारा बिहार अगर वोटर बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं? कई जगहों पर शिकायत मिली कि वहां पर जो है बिना सिग्नेचर के, वोटर के सिग्नेचर के बिना फॉर्म को अपलोड कर दिया गया। हमारी प्रॉब्लम्स ये थी कि कई जगह पर सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहे थे। उसके बाद अख्तरुल इमान साहब ने उसको सदन में उठाया, उसके बाद बनना शुरू हुए। क्या इससे चुनावी बेईमानी हो गया? मैं पूछ रहा हूं जो तेजस्वी यादव ने कहा कि इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है ऐसे। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि इस 25 दिन के अंदर जो हमारे गरीब, स्पेशली मुसलमान और दलित और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के और प्रवासी जो बिहारी हैं, ये लोग अपना अपना छांट के सर, लेट मी कंप्लीट सौरभ भाई, कोई बात नहीं, बोलिए। ये 4 लोग जब इंपैक्ट सबसे ज्यादा इसलिए हुए कि इनको बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया कि अगर कोई बाहर है, कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जिसका सब कुछ चला गया, उसका सिर्फ जीवन बचा है। वो 8 करोड़ लोगों पे बर्डन है, आप केवल मुसलमान और दलित नहीं, क्यों अलग क्यों छांटते हैं? यस, इसलिए छाटा है क्योंकि मुसलमान और दलितों के पास उतने रिसोर्सेज, उतनी सारी सुविधाएं नहीं है, और सीमांचल के क्षेत्र में यह आबादी ज्यादा है। केवल इतना समझ में आ रहा है कि आपको किसी और वर्ग के वोट की अपेक्षा नहीं है। नहीं, ये वोट का मसला नहीं है, यह है कि कोई भी भारत का नागरिक, एक बार 10 सेकंड दीजिए, वोट से के अधिकार से वंचित ना हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे, जो डेटा है एक का ये सवाल भी नहीं कहा। 35 लाख को बोला नहीं रहते हैं, बाकी को बोला इंतकाल कर चुके, जिनका डेथ हुआ है। आपका सवाल समझ गया, आपका जो भी ये बोल रहे हैं सुनना मत, जो डेटा अब फैज साहब देखिए, नहीं डेटा जो आया वो ये कहता है कि 22 लाख लोग मृत पाए गए, परमानेंटली शिफ्ट हो गए 35 लाख लोग, एक से ज्यादा जगह पर वोट पाए गए 7 लाख लोगों के, जिनसे संपर्क नहीं हो पाया वो है 1 लाख। ये कुल बनता है 65 लाख। ये उनका सवाल विपक्ष के कई लोग पूछ रहे हैं फैज साहब। ये सारी एक्सरसाइज के तो इस बात पे शुरू हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जो भारत का नागरिक है वही पात्र वोटर है। तो इसमें कौन घुसपैठिया है? ये उसका डेटा तो नहीं आया कोई कि ये लोग बाहर के पाए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए भैया, बात यह है, समाज के सभी वर्गों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता, अवसर की समानता मिलना चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं, आप इस बात को समझिए। लेकिन दूसरी बात, आप जाति की राजनीति इस स्तर पर ले जाएंगे कि जो अंतरिक्ष में गया वो किस जाति का था, मिस इंडिया में गया वो किस जाति का था। तो इससे स्पष्ट पता चलता है आपको किसी जाति, समुदाय, वर्ग विशेष का उत्थान नहीं करना है, केवल अपनी वोट की डूबती हुई नैया को बचाना है। यह पाषंड है जिसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति जाति है ये मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। आप समझिए इस बात को कि कौन किस जाति का शुभचिंतक है। मुख्यमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से, ओबीसी नहीं बोलूंगा क्योंकि ओबीसी और ओवैसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नीतीश कुमार जी अन्य पिछड़ा वर्ग से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अन्य पिछड़ा वर्ग से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अनुसूचित जनजाति वर्ग से। तो पता यह चलता है कि उच्च पदों पर जब सभी जातियों के लोगों को बैठाया गया, उपराष्ट्रपति नहीं बताया आपने अभी जो गए। जी सर, उपराष्ट्रपति अभी गए और देख लीजिए आप, और अभी जो बनने वाले हैं वो भी देख लीजिएगा। तो अब जो जाति की चिंता करते हैं ना, तो मेरा स्पष्ट उनसे निवेदन है कि भैया अपनी पार्टी का अध्यक्ष आप अन्य पिछड़ा वर्ग से बनाइए। आपकी पार्टी का अध्यक्ष कौन है पहले देखिए। अब
भाई कंचना जी, अब भैया थोड़ा ये मतदाता पुनरीक्षण जो हुआ है, एक आध पॉइंट उस पर ही बोल देता अच्छा हूं। ठीक, बोलिए। हर चुनाव के पहले यह सामान्य सी एक्सरसाइज होती है कि मतदाता सूची का नवीनीकरण होता है, कुछ लोग खत्म हो जाते हैं, कुछ नए लोग 18 साल से ऊपर होते हैं। वो प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में स्पष्ट है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 326, जो भारत का नागरिक होगा वही वोट देगा। अभी गुड़गांव में जब चेकिंग चली तो कई सारे नौकर ड्राइवर ये वो भाग गए गुड़गांव की, आज की खबर है। क्यों? क्योंकि उनमें से कई सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या थे। यदि ऐसे भी पकड़े जाते हैं तो इनको बाहर किया जाना चाहिए। बिहार में तो ममता बनर्जी ने गुड़गांव की घटना के बाद अपनी पुलिस के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी करवाया है कि देश भर में बांग्लादेशियों के नाम पर बांग्ला भाषी प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उन सबको न्याय बंगाल की पुलिस दिलाएगी, उनको संपर्क करें। अपडेट आपकी बात पर मैं दे रहा था। हाँ, ठीक है। आप उनकी बात का उत्तर दीजिएगा। कंचना जी, मेरा एक सवाल ममता बनर्जी की मानसिकता सब जानते हैं। मुर्शिदाबाद में 500 हिंदुओं का पलायन नहीं रोक सकी। जैसे इन्होंने सवाल किया कि भाई ये इलेक्शन कमीशन के डेटा में घुसपैठियों का डेटा क्यों नहीं है, ऐसे आप लोगों से ये बार बार पूछा जाता है कि जितने भी नाम कटेंगे वो किसी के भी हो सकते हैं, क्यों इतना श्योर है आप कि नहीं ये हमारा ही वोटर है? मैं उस डेटा पे आती हूँ। इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ाकर शर्माते नहीं जाति पूछने वालों से लेकर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबकी जाति बता डाली। खैर, वो आपका स्ट्रेटजी हो सकता है। मैं एक डेटा पे जाती हूँ क्योंकि आप डेटा की बात कर रहे हैं। लोकसभा 2024 के पहले इसी इलेक्शन कमीशन ने 16 लाख लगभग वोटरों के नाम काटे थे। इस इलेक्शन कमीशन ने फिर से समरी रिवीजन किया जून से लेकर नवंबर तक, जिसमें 4,09,000 लोगों का नाम काटा गया। यह प्रकाशित हुआ जनवरी में आके। और पता है, जो प्रेस रिलीज इस इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया था अक्टूबर में, क्लियर लिखा था कि ये जो नाम काटे गए हैं वो घर घर बीएलओ गए हैं, 6 महीने का एक्सरसाइज किए हैं, उसके बाद यह नाम काटा गया है। ये 6 महीने का एक्सरसाइज रिवीजन समरी रिलीज हुआ अभी जनवरी में। और आप कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, जिसमें 22 लाख लोग मर चुके हैं। यह इलेक्शन कमीशन का डेटा। एक डेटा मैं भी देती हूं इनके गवर्नमेंट के हवाले से। इनके गवर्नमेंट के जो सांख्यिकी जो वेबसाइट है, सुन लीजिए ना, यही प्रॉब्लम है, यही कीड़ा है इनके मुख्यमंत्री के उस हवाले से। उस पे आपको प्रॉब्लम क्या है? सत्यप्रकाश, आपको प्रॉब्लम है कोई? जवाब नहीं है तो चुप करके खड़े रहिए यहीं पर। जवाब मुख्यमंत्री हैं, करिए। यहाँ पर एक ही महिला प्रवक्ता हो, बदतमीजी कर रहा है, बीच में। अरे पूछा आपके मुख्यमंत्री हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, आप छोड़ दीजिए प्लीज। सुन लीजिए, कोई बिहार का कहेगा कि मेरा मुख्यमंत्री नहीं है वो। सुन लीजिए, 2022 में जो गवर्नमेंट का डेटा है, बिहार गवर्नमेंट का डेटा है, वो बताता है कि 4,48,000 लोग मरे, 48,000 लोग मरे। 4,48,000 2022 में मरे। ये गवर्नमेंट का डेटा है। और 3 साल का गवर्नमेंट का डेटा बताती हूँ, 2022, 23, 24 का मिला के टोटल 12,43,000 लोग मरे, जो गवर्नमेंट का आंकड़ा कहता है। और इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा क्या कहता है कि 22 लाख लोग मर गए। गवर्नमेंट का आंकड़ा कह रहा है कि 12 लाख लोग मरे, 12.5 लाख लोग मरे। और इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा, वो भी 3 साल में इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा कर 22 लाख लोग मरे। तो ये 22 लाख लोग कौन से साल में मरे बताएंगे आप ना? कि 2003 के बाद का है, कि सिर्फ ये 2024 का है, 2025 का है? जब आप इतना कंफ्यूजन पैदा करके रखेंगे तो हमें, हमारे अंदर भी और जनता के अंदर, सबके अंदर एक अविश्वास रहेगा आपको लेकर। मेरा सवाल है, इनके अंदर अविश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि इनके इशारे पे काम हो रहा है। क्योंकि इनके इशारे पे काम हो रहा है। मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है 12 लाख लोग मरे, इलेक्शन कमीशन का डेटा कह रहा है कि 22 लाख लोग मरे। कौन बताएगा कि सच क्या है इसमें? आप गवर्नमेंट बताएगी कि इलेक्शन कमीशन बताएगी कि आप बताएंगे? अरे ठीक है, जवाब शेयर देंगे। मैं केवल नहीं, आपने, आपके सवाल डेटा पे है तो उत्तर आना चाहिए। मेरे ख्याल में इसको इसीलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। आपने कहा समरी रिवीजन हुआ था पहले। बीएलओ घर घर गए थे, अभी बीएलओ घर नहीं जा रहे हैं। कौन कह रहा है? नहीं, अच्छा, आप इनके डेटा का भी जवाब दीजिएगा, आपने नोट किया होगा। अरे पहले एक काम करते हैं, सबको कंसेंसस में लेते हैं। अच्छा, आप एक चीज बताइए, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस देश में जो लोग यहाँ के हैं नहीं, सिटीजन नहीं है, क्या उनको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताइए। इस देश में जो लोग मर चुके, अरे मेरा नाम शिवम त्यागी है, मैं जवाब दे दूं। अब मैं तो ये विक्टिम कार्ड भी नहीं खेल सकता कि मैं अकेली महिला हूं, यहाँ पर मुझे बोलने दिया जाए, मेरे ऊपर अत्याचार हो जाए तो बोल लेने दो भाई। ऐसा मतलब कमाल बात हो गई। मैं पुरुष हूं तो मैं बोल ही नहीं सकता। प्लीज आप बोलिए। कंचना प्लीज, ये गलत बात। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। अभी सत्यप्रकाश जी से लड़ रही थी, इसीलिए अब मेरे ऊपर देखिए किस तरीके से हावी होने। खैर, मैं पॉइंट बोल रहे हो, पब्लिक ताली बजा रही है। रुक जाइए, अच्छा बोलिए ना, बोलिए। एक बार इनके लिए भी बता देना, कोई बात नहीं, लेकिन अभी प्लीज सुन लेते हैं, ठीक है? जाहिर है जो लोग यहाँ के सिटीजन नहीं है उनको नहीं होना चाहिए,
वोट प्रोसेस में। इसके अलावा जो लोग मर चुके हैं उनको भी प्रोसेस में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एक व्यक्ति की 5 जगह वोट बनी हुई है वो भी नहीं होने चाहिए, उनका भी क्लैरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब कुछ लोग जो है राज्य से विस्थापित हो गए हैं उनको भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो एक जगह वोटर है, एक राज्य का जो हिंदुस्तान का सिटीजन है, वही सिर्फ वोट कर सकता है। उसके लिए एक एसआईआर प्रोसेस फ्लो किया गया आर्टिकल 324 और 326 के तहत, और ये पूरा उनका अधिकार है इलेक्शन कमीशन का। अब एक और आ गया था, रुक जाइए प्लीज। अब ये कहते हैं कि वहां पर जो वोट कटे हैं, सबसे पहला जो सवाल था कि दलितों का और मुस्लिमों, आपकी डेटा का जवाब दे रहे हैं, प्लीज, दलितों का और मुस्लिमों का वोट कटेगा, नहीं मिल पाएगा, ये सब झूठ है। इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है और सुप्रीम कोर्ट में बयान है कि हम अपना 99% प्रोसेस पूरा कर चुके हैं, सभी के पास फॉर्म्स पहुंच चुके हैं। ये जो मोहतरमा बोल रही हैं कि बीएलए नहीं जा रहा, झूठ बोल रही हैं, उसकी जिम्मेदारी है। वो एक घर में 3 बार जाएगा ही जाएगा। और दूसरा, 1 लाख बीएलए है और 1.5 लाख बीएलओ है और इनके 50,000 एजेंट है। और एक चीज और कहना चाहता हूं, ये इंश्योर किया जाएगा कि एक एक व्यक्ति का फॉर्म वहां तक पहुंचे, बशर्ते जो लोग अवेलेबल नहीं। अब अंत में आता हूं, 10 सेकंड और दे दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, इलेक्शन जीत हार तय कैसे होते? मुझे एक तो ये समझ में नहीं आता, ये बड़ा रिसर्च का विषय है। हम तेलंगाना 22 लोग कम मरे, 22 लाख लोग कम मरे, मैं इनके बीच में नहीं बोला। 22 लाख लोग कम मरे। लास्ट जवाब 15 चाहिए। सेकंड, लास्ट अगर 15 जवाब नहीं सेकंड, मिला तो मैं बोल कर जाऊंगी कि मैं क्या कहता हूं? झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। 15 सेकंड बोलिए आप, कंक्लूड कीजिए। 2023 में तेलंगाना में हमने 32 लाख वोटर वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कम किए, हम तब भी हार गए। झारखंड में इसके अलावा 6,80,000 वोट बढ़े, लेकिन हम फिर भी हार गए। बिहार में अब जो वोट कटे हैं, उसके बाद कौन बनेगा, कौन जीतेगा? एक काम करो ना, नेता छोड़कर ज्योतिष बन जाओ, इनको सबको पता है हमारे वोट कटे। बात पर इनका भी हमें जवाब तो पता नहीं है किसके वोट कटे और किसके बड़े। पता है कि पहले से किसके। इन्होंने एक डेटा दिया, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इन्होंने एक डेटा दिया, सिर्फ फर्जी वोटर नहीं होने चाहिए और वो किसी के भी वोटर हो सकते हैं। इतने ही ज्ञानी पॉलिटिकल पंडित ये होते तो 20 साल से विपक्ष में पड़े होते। आप दीजिएगा, आपके सवाल का जवाब मैं दिलवा रहा हूं। इन्होंने कहा कर्नाटका में 32 लाख वोट कटे, चुनाव ये फिर भी हारे। इन्होंने डेटा दिया कि लोकसभा इलेक्शन से पहले समरी रिवीजन में 20 लाख वोट कटता है, इलेक्शन कमीशन समरी रिवीजन में काटता है। एसआईआर में वो 65 लाख हो जाता है। 65 नहीं है, 52 के आसपास है। 52 नहीं, ये तो नहीं, अपडेटेड हो गया ना, सब जगह है, ये कॉमन डेटा है। अभी एक पॉइंट, मुख्यमंत्री आपके हैं, जितना लोग जुड़ेंगे वो भी बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2003 में आखिरी बार ये किया, 30 दिन में ही किया था। उसमें टेक्नोलॉजी भी नहीं था, राबड़ी जी वहां पे मुख्यमंत्री थी और उसी रिवीजन से चुनाव हुआ। केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार बन गई। 1994-95 में इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी का कंसेप्ट लेकर आया कि देश में वोटर आईडी होना चाहिए वोटर का। लालू जी झुनझुना बजाने लगे, वोटर आईडी नहीं, वोटर आईडी नहीं, वोटर आईडी नहीं। प्रगतिशीलता के खिलाफ और संविधान के किसी भी शक्ति के खिलाफ और सरकार की जो नैतिकता है उस पर चलने वाली पार्टी राजद नहीं है, तो झूठ बोलने का पूरा ठीकरा इनका है। लालू जी से पूछा, कोर्ट ने चारा खाए थे, बोले ना ना, जमीन के बदले नौकरी ना ना। अब वैसी पार्टी से मैं इन डेटा पर सच बोलने की उम्मीद करूं, ये तो नहीं है। ये गलत डेटा दे रही है। अरे विक्टिम कार्ड मत खेलिए, हो गया बहुत। इन्होंने गलत डेटा दिया, कार्ड मत खेलिए, आप बोलने नहीं दे रहे ना। आप क्या डेटा लेके आ रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं डेटा पे पीएचडी हूं, डेटा बता रहे हैं, आपके जैसा पीएचडी बहुत देखता हूं मैं रोज। पर्सनल मत होइए, मेरे को डेटा पीएचडी हूं तो बेईमानी के डेटा पे पीएचडी किया आपने। राजद के सरकार की बेईमानी के डेटा पे पीएचडी है आपकी। भाई एक सेकंड बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं बिहार सरकार का डेटा है। मैं अगर एक लाइन बोल दिया बीच में, ये क्या है? मैं अगर एक लाइन बोला तो आपने मुझे चुप कराया, ये लगातार बोलेगी तो फिर छोड़ देता हूं मैं डिबेट। इस तरह बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना। सत्यप्रकाश जी, एक लाइन मैंने बोला कि मुख्यमंत्री आपके नहीं है, आपने चुप कराया। मैं महिलाओं के लिए प्रवक्ता हूं, अरे मैं ये नहीं बोल सकता। आप समझिए, इनका जो डेटा है उसे हमें कोई लेने देने, राजद के डेटे पे नहीं चलते हम। कुछ भी लेकर टीवी पे, बिहार सरकार का डेटा है। अरे ये उठा के कुछ भी लेके आ जाएंगे। अगर इलेक्शन एक तो बोलने नहीं दे रहे कंचना जी, अच्छा इनके बाद आप ही, ये बोलने नहीं दे रहे, आप ही बोलेंगे। ये तरीका गलत है। इनके बाद आप ही बोलिए, ये तरीका गलत है। अब आप बोलिए। हमने एक लाइन पूछा, मुख्यमंत्री आपके वो नहीं है, तुरंत शुरू हो गए हमें बोलने नहीं दे, बोले ये लगातार बोले जा रही है, ये तरीका ठीक नहीं है, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर बोल नहीं पाएंगे। बोलिए। 2 पॉइंट आप समझिए। चुनाव आयोग के किसी भी प्रक्रिया में किसी की दखलंदाजी हो सकती है तो वो उच्चतम न्यायालय की हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने एसआईआर कहा जारी रहेगा। अगर चुनाव आयोग कोई डेटा लेके आया, इतने लोग मर गए, इतने लोग विस्थापित हैं, इतने लोग मिले नहीं, आपको बिहार की सड़कों पे कोई दिखा क्या?
बिहारी वोटर इस देश का सबसे जागरूक वोटर है, उसका नाम कोई नहीं काट सकता। इस बात को जान लीजिए। अब जवाब। ये झूठ के पुलिंदे पर खड़ी पार्टी, सुनिए, ये झूठ के पुलिंदे पे खड़ी पार्टी अब जवाब जो लोकसभा में सिर्फ 4 सीट जीत पाई, 31 सीट एनडीए ने बिहार में जीता। अच्छा बोलिए, ये कंचना जी जवाब दीजिए। अब आप सुनिएगा सत्य प्रकाश। हाँ, बोलने दीजिए। बोलिए। और बोलना है 1 मिनट? अरे बोल लीजिए ना। थैंक यू। मैं बताती हूँ। बोल लीजिए, 4 मिनट और लीजिए। आप, आपके पास है नहीं कुछ। मैं अरे आपको मेरे बता वहां दूं, प्रोग्राम में भी तो होने चाहिए 4 मिनट, आपने दे दिए अपने आप ही। अरे मैंने सोचा ये कहते रहते कि मैंने दे दिया। सौरभ जी, मैं आपको एक और आंकड़ा बता रही हूँ, मानेंगे नहीं, और मेरे आंकड़े में कोई भी गलती निकल जाए आप अपने पीसीआर को बोलकर चेक करवा सकते हो, क्योंकि मैं आज ही गवर्नमेंट का डेटा लेकर आई हूँ, इनके ही वेबसाइट से, सरकार की वेबसाइट से, इनके नहीं। दूसरी बात कि एसआईआर जब 2003 में होने वाला था ना, तो इलेक्शन कमीशन ने रिक्वेस्ट किया था होम मिनिस्ट्री से कि कितने डेथ होते हैं हर राज्य में, राज्य वाइज हमें दिए जाए वो आंकड़े, और ये साल भर में 2 बार प्रोवाइड किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने रिक्वेस्ट किया था, और होम मिनिस्ट्री साल भर में 2 बार कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मर रहे, ये आंकड़े इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करती है, जिसके बेस पर इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल लिस्ट बनाती है, नाम निकालती है, नाम ऐड करती है कि ये बच्चा तब पैदा हुआ था, 18 साल का हो गया होगा। तो हम कह रहे हैं कि जब ये प्रोसेस आप हर 6 महीने पे फॉलो करते हो, रिवीजन सबमिट करते रहते हो, 20 लाख लोग मरे कब? क्योंकि सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि 3 साल में सिर्फ 12.5 लाख लोग मरे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है, इलेक्शन कमीशन के क्या मृत्यु प्रमाण पत्र मिला था, या फोन करके पूछा था कि तुम्हारे बगल वाला घर वाला मर गया, कैसे? नहीं, जो मजाक की बात नहीं, जो आपने सिस्टम बताया ना, आजकल सीधे केंद्र से ही डेटा निकाल लिया जाता है एजेंसी से कि इतने लोग मृत हो गए, वो उसके क्योंकि सिस्टम होता है। लेकिन अब कोई कहे, जैसे किसी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन, आप कह रहे हो 25 लाख लोग मर गए, मान लीजिए, तो लाइए इनके डेथ सर्टिफिकेट कहां है? ये भी ऐसे भी तो नहीं होगा ना? नहीं होता, एग्री करती हूँ। और दूसरी एक और जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं कि 35 लाख लोग परमानेंटली दूसरी तरह जो है वो चले गए, दूसरे राज्यों में चले गए, शिफ्ट कर गए, बाहर चले गए। तो इन्होंने किस आधार पर ये अस्थायी गए हैं, अस्थायी गए हैं? अरे कुछ तो देंगे ना। और माथा न सिकुड़ाइए सौरभ जी, मैं कह रहा हूं कि अब वो प्रोसेस क्या है ये तो आप बेहतर जानते हैं। सौरभ जी, ठीक है, एक और बात, लास्ट कमेंट। इतना हो हल्ला किया गया कि बाहरी को वोट नहीं देना चाहिए, हमने कहा नहीं देना चाहिए, घुसपैठिया वोट नहीं दे सकता, ये हम भी मानते हैं। इतने प्रेस रिलीज, हर रोज प्रेस रिलीज आता है, कितने नंबर आए कि इतने घुसपैठिया वोटर्स मिले? ये तो मैंने पहले ही पूछा, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि 65 लाख लोगों का जो है डेटा जो है बाहर किया गया, खासतौर पर अगर कंचना जी यहां पर खड़े होकर मुझे 65 भी नाम गिना दे जिनकी कंप्लेंट है, तो मैं हार मान जाऊंगा पूरे गठबंधन की तरफ से। 65 नाम नहीं है इनके पास, इनके 1 लाख से ज्यादा एजेंट वहां पर काम कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट एक भी नहीं है इनके पास, लेकिन सिर्फ कहने भर के लिए, माहौल बनाने भर के लिए इस तरह से चीजें की जा रही है। सेम ऐसे ही संसद में हो रहा है। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उस ऑटोनॉमस बॉडी ने अपना सुप्रीम कोर्ट में जवाब फाइल कर रखा है, 28 तारीख वहां पर ऑलरेडी लगी है, उस पर चर्चा होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर बात करें तो पार्लियामेंट को जाम करके बैठे हुए दिल्ली, पार्लियामेंट में कौन जवाब देगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि वो तो वहां पर बॉडी ही नहीं है भाई, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं मानता हूं। अब कंचना जी का जो आपने डेटा इन्होंने दिया, ये डेटा, एक चीज बताइए मुझे, ये अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के पास क्यों नहीं है? कंचना जी कोई लड़वा दो, इससे अच्छा तो वहां पर ज्यादा बेहतर डिफेंड कर लेंगे। विषय बहुत साफ है, बरगलाना और तथ्य देना दो बिल्कुल अलग चीज है। एक बात बहुत क्लियर है, यहां पर बड़ी साफ सी बात है, इसमें ना हिंदू ना मुसलमान ना आगड़ा ना पिछड़ा कोई नहीं है, लेकिन जो वोटर नहीं है, जो गलत है, जो फर्जी है, ये संविधान इस देश के लोगों को वोट देने के लिए अलाउ करता है, विदेशियों को नहीं, बाहर वालों को नहीं। विदेशियों का डेटा आएगा, 10 सेकंड और 10 सेकंड, एक डेटा और विदेशियों का डेटा दिया जाएगा इसी तरह, बिल्कुल आएगा विस्तृत। और एक और चीज कहना चाहता हूं, एसआईआर से डर क्यों है ये समझ लीजिए, एसआईआर से डर क्यों है ये और समझ लीजिए 10 सेकंड में। लालू यादव 1990 में जीते, वोटिंग परसेंटेज 64%, लालू यादव 95 में जीते, वोटिंग परसेंटेज 61%, लालू यादव 2000 में जीते, वोटिंग परसेंट अप्रोक्सीमेटली 60%। 2003 में एसआईआर हुआ, और एसआईआर के बाद क्या हुआ? टोटल वोटिंग ही हुआ 43% और लालू यादव बाहर। वोट किसका है, इनको किसको पड़ रहा है, डर क्यों है, दिक्कत क्यों है, ये समझिए। फर्जी वोटर से इतना प्यार, अरे गजब बात है, जो जिंदा है, जो वोटर है, उनसे करो ना भाई, अब आप उनके पास जाओ। शिवम जी, आप ये कह के इनका शक पक्का कर रहे हैं कि जब एसआईआर हुआ तो लालू जी आउट हो गए, तो मतलब हम एसआईआर कर रहे हैं, अब हम आउट हो जाएंगे? सौरभ जी, मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? ये हम अपने आप को सरकार के बाहर करने के लिए एसआईआर कर रहे हैं। एसआईआर होता है जब तो वो विपक्ष, तो एग्जिस्टिंग सरकार बाहर चली जाती है। नहीं, इन लोग आरजेडी को प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मतलब आरजेडी चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में, प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। मतलब फर्जी वोटर ही नहीं के, ये आप भी मान रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं, फर्जी वोटर ही नहीं के, सब यही कह रहे हैं, फर्जी वोटर ही नहीं के भाई। ये देखिए, बताइए भाई, इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को अपने जवाब में भी यही बात कही थी
उन्होंने महाराष्ट्र का सवाल उठाया तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र में एक भी कंप्लेंट कांग्रेस की नहीं, पूरे देश में 10 कंप्लेंट मिली लोकसभा चुनाव में, उसमें एक भी कांग्रेसी की नहीं। ये सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने भी ये कहा लाखों लोगों के नाम कटेंगे तो हाय तौबा मचेगी, लोग सड़कों पे आएंगे, इतना आसान थोड़ी ऐसी धांधली कर लेना। पहला तो यह है कि अभी कोई फाइनल लिस्ट तो आई नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमारे लीडर ने बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कंसर्न इसीलिए तो रखा था इलेक्शन कमीशन के सामने कि सभी अपोजिशन पार्टीज को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। अपोजिशन छोड़ दीजिए, एनडीए के पार्टनर्स को इस पे ऑब्जेक्शन है। चंद्रबाबू नायडू साहब क्या की पार्टी का क्या स्टैंड है इसके रिगार्डिंग? पूरे देश में एसआईआर कराना, इससे किसी को आपत्ति नहीं है। किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि सुन लीजिए, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि विदेशी व्यक्ति भारत के वोटर बनना चाहिए, किसी ने नहीं कहा। लेकिन 35 लाख लोग जिनको कहा कि परमानेंटली डिस्प्लेस हो चुके हैं, किसने डिसाइड किया? क्या 25 सुन लीजिए क्या 25 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे, जो पिछड़े क्षेत्र थे, एक पार्टी का नाम बताइए जिसको बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिंता है। आपके नेता को है? आपके नेता का स्टेटमेंट ये है ये बांग्लादेशियों को ढूंढना छोड़ो, पाकिस्तान लड़ाई करने वाला है, तो इसके लिए बांग्लादेशी ढूंढना छोड़ दें। नहीं, बांग्लादेशी से मतलब नहीं है। बांग्लादेश के नाम पर बंगाली भाइयों को जो भारत के नागरिक हैं, भारत के सम्मानित नागरिक हैं, हम उसके खिलाफ उनको परेशान नहीं करते। वो बराबर के नागरिक हैं। लास्ट कमेंट फैज जी। एसआईआर से प्रॉब्लम नहीं हो सकती। देखो फिर वही बात है, मैं अल्पसंख्यक हूं तो मुझे बोलने नहीं दे रहे हो आप लोग, बहुसंख्यकों को ज्यादा मौका दे रहे हो आप। अगर मैं हमेशा यहाँ पर आधार कार्ड लेकर आता हूँ, मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड जाति बताइए। आज कोई महिला कार्ड खेला, अरे जाति मैं भी खेलूंगा, फिर आप संख्यक वाला कार्ड याद रखिएगा, फिर यहाँ कोई नहीं बचेगा। मैं सुनिए आप मेरी बात, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ एक अल्पसंख्यक को आप बोलने का आप सुनने, आप सब सुनिए। हरा कुर्ता पहन के आए वो, टोपी भी पहना हूं, दाढ़ी भी रखा हूं, और जैसे कोई टोपी वाले को बोलने नहीं दिया जा रहा है। टाइम चलेगा। देखिए अल्पसंख्यकों को बोलने दीजिए आप। सुनिए भैया बात मेरी यहाँ पर, जाति तो बता दिया, अरे जाति बता दिया, वो भाषण की बात कर रहे हैं। सुनिए आप मेरी बात, आदरणीय सौरभ भैया, बंगाल इस देश का बहुत प्रतिष्ठित राज्य है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा है। बंगाल से अनेक क्रांतिकारी हुए हैं, उन सबको प्रणाम है। लेकिन याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुनिएगा ध्यान से, महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर बहुत सम्मानित हैं और इनकी तस्वीरें हम अपने घरों पर लगा कर रखते हैं। एक छिपकली आती है, रात भर कीड़े मकोड़े खाती है और दिन होते होते इन तस्वीरों के पीछे में छुप जाती है। हम उस छिपकली को निकाल रहे हैं, हम उस छिपकली को निकाल रहे हैं। आप उस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। भैया इन्होंने छिपकली बोला, वो चिल्लाने बोल लगे। भैया सुनिए एक बात और बोल लेने दीजिए। चुनाव बहिष्कार करने वाले हैं, स्पष्ट है कि ये हारने वाले हैं, पता चल गया। तो चुनाव आयोग को देश दो, ईवीएम को देश दे दो। आप कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, जीत सकते, सुप्रीम कोर्ट को दोष दे दो। भ्रष्टाचार करते हो, ईडी को दोष दे दो। अपना चरित्र सुधारो, झूठ की राह पर चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने। आईना तोड़ने से क्या फायदा, दांत चेहरे के बिठाओ तो कोई बात नहीं। मैं ऑन अ लाइटर नोट यही कहना चाहता हूं, वैसे भी तेजस्वी जी को चुनाव बहिष्कार करने की आवश्यकता ही नहीं है। लैंड फॉर जॉब मामले में वर्डिक्ट आने वाला है, बस वो फिर एक ही चुनाव लड़ पाएंगे, आरजेडी के अध्यक्ष पद का। लालू जी भी वही लड़ेंगे, तेजस्वी जी भी वही वाकई और तो लड़ ही नहीं पाएंगे। ये चुनाव बहिष्कार वाली बात तो कहने के लिए, दबाव बनाने के लिए ना। आपने तेजस्वी जी को सुना होगा, उन्होंने बोला अगर प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, कोई क्लैरिटी नहीं होगी, एक तरफा सब कुछ होगा, चुनाव आयोग हमारी सुनेगा नहीं, ना जनता की सुनेगा, तो यह एक विकल्प हो सकता है। ठीक है, लास्ट कमेंट। देखिए, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, कब चुनाव आयोग अच्छा काम करता है उनकी नजर में? जब उनके घर में एक दफ्तर खोलता चुनाव आयोग कि तेजस्वी जी बताइए कैसे बनाना है। राहुल जी आपको तो चुनाव आयोग बचपन से सलाम करते आया है, पीएन सेशन साहब आपको सलाम करते थे, आपने आडवाणी के खिलाफ उनको टिकट भी दिया, एमएस गिल को मंत्री बना दिया। ऐसे चुनाव आयोग ये चाहते हैं, तो चाहते क्या है कि बस जिस तरह चलाते रहे परिवारवाद वैसे ही चलाए चुनाव। हंसते हंसते लड़ते देखा है लोगों को, ये देखे। अब जरा इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं हमारे मेहमानों के लिए। सत्य प्रकाश जी, फैज साहब, कंचना जी, शादाब साहब आपका और बहुत शिवम आपका बहुत शुक्रिया।